नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर कुल 50% लेकर आया हूँ मैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन है वो है भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। यानी इस ऑप्शन के आधार पर अगर इस पर्सन के अकॉर्डिंग हम उत्तर देखें तो उत्तर क्या होगा, वर्ण। अगर यही पर्सन ऐसे आता कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है तो ध्वनि होती। अगर यही पर्सन ऐसे बन जाता भाषा शरीर की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है तो शब्द होती। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन सी है, वर्ण है। दूसरा प्रश्न है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुँह से बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से बाहर निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। अगर यही बात ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता आपसे कि हिंदी वर्णमाला में मात्राएं या मात्राओं की संख्या कितनी है तो उत्तर कितना होता अपना, 10। अगला प्रश्न है, मुख में जीवा की स्थिति, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए जा सकते हैं। तो जीवा है उसके कितने भेद किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने मुख की जीवा है, ठीक, तो इसके एक तो हो गया अगर और एक ही हो गया पश्च और जो बीच में रह गया वो हो गया मध्य। यानी तो कितने भागों में कर सकते हैं, 3 भागों में। यानी मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद करेंगे, हम 3 भेद करेंगे। अगला प्रश्न है अपना 5वां प्रश्न है किस विकल्प में सभी अगर स्वर हैं, किस विकल्प में सभी अगर स्वर हैं। तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बड़ी ही आसान है। अग्री सवरई। अब देखिए इसमें किस किस की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, ए और ए की मात्रा आ रही है। इसके अलावा अगर री होता तो भी ये कौन सा होता, अगर सवरई होता। तो इसका उत्तर क्या होगा, अग्री सवरई होगा। ठीक, अब बात हम करते हैं किसकी, अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अवृतामुखी नहीं है। प्रश्न की लैंग्वेज समझिए, भाषा समझिए, क्या पूछ रहा है, अवृतामुखी नहीं है। तो अवृतामुखी कौन कौन से हैं, पहले तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो अवृतामुखी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अवृतामुखी होते हैं, देखिए ए होगा, आ होगा, ई होगी, ई होगा, ए होगा और ए होगा। इसके अलावा जो भी स्वर आ रहा है वो क्या है, अवृतामुखी नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा ओ। यानी अंग्रेजी भाषा का ये, इसे आगत स्वर भी हमें कहते हैं। अगला प्रश्न है मध्य स्वर किसे कहते हैं। यानी अगला प्रश्न हमें क्या पूछा है, जीवा के आधार पर पूछा है। और क्या पूछा है कि मध्य स्वर कौन सा है। तो मध्य स्वर में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा आ रही है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, ए होगा। इसी तरह अगर मैं आपको इनके जो हमने जीवा के आधार पर हमने 3 भाग बांटे थे, कौन कौन से बांटे थे, एक तो बांटा था अगर स्वर, दूसरा पश्च स्वर और तीसरा मध्य स्वर बांटा था। ठीक, इनके ट्रिक याद करने के लिए अगर का मैंने लिखवाया था, आप बताया था अभी, अग्रही सवरई। ठीक, और पश्च का आप लिख सकते हो पाश्चु सवरो। अब इसमें पाश्चु में आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ रहे हैं, सवरो में ओ और औ आ रहा है। अब इसके अलावा अग्री में हमने देख लिया ई ए आ रहे हैं। इसके अलावा जितने जो भी स्वर बचा वो क्या होगा, मध्य स्वर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, मध्य स्वर कौन सा है तो ए है। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में किस स्वर को केवल तत्सम शब्दों में होता है, किस स्वर का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है तो री का होता है, ये ध्यान रखने वाली है। और री को तत्सम स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्सम स्वर भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है अपना वो प्रश्न है किस विकल्प में अर्ध स्वर
अर्धविपरीत स्वर है। तो किस विकल्प में अर्धविपरीत स्वर है? तो ये देखिए ये कौन सा होगा? तो अर्धविपरीत है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना अर्धविपरीत कौन सी स्वर है? तो अ, ओ, ए, ऐ, औ, ये हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब हमें इसके आधार पर हमें इसको बांटना है, यानी ये किसके आधार पर है? यह अर्धविपरीत स्वर है वो किसके आधार पर बांटा गया? तो मुख के खुलने के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर? मुख के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। और इसके आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? संवृत स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध संवृत और अर्धविपरीत स्वर। अर्धविपरीत में कौन से आते हैं? अ, ऐ, औ आते हैं। कौन से आते हैं? अ, ऐ, औ आते हैं, और एक आगत स्वर भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ होगा। क्या होगा? घ। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? निम्नलिखित में से असत्य कथन देखना है, तो इन चारों को पढ़ना है हमें पहले। ह्रस्व स्वर है, मध्य भी है, अर्धविपरीत है, तो अर्धविपरीत भी है, अविरितामुखी है, तो अविरितामुखी भी है, हमने देखा था, और कंठ्य स्वर है, कंठ्य स्वर है, सारे स्वर कंठ में आएंगे। ई ह्रस्व स्वर है, अगर है, संवृत, ये संवृत नहीं होता। ई क्या नहीं होता? ऐ संवृत होता है, सॉरी। ई ह्रस्व स्वर है, अगर स्वर है, संवृत स्वर, अविरितामुखी है, अविरिता होगा। तालव्य स्वर है, तो ई है वो तालव्य स्वर भी है। अगला है, अगला जो होगा वो क्या है? तीसरा, ए दीर्घ स्वर है, अगर स्वर है, ठीक है, अर्धविपरीत है। ये अर्धविपरीत नहीं होता, ये अर्ध संवृत होता है। कौन सा होता है? ये अर्ध संवृत होता है। यहाँ पर ये गलत आ गया। अविरितामुखी है, कंठ तालव्य है, ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग हो जाएगा। चौथा क्या था? ओ दीर्घ पश्च अर्ध संवृत है, और वर्तामुखी और कंठोष्ठ्य स्वर है। सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन ल नहीं है। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ल नहीं है, ठीक। किस व्यंजन में सभी स्पर्श संघर्षीय हैं? तो किस व्यंजन में सभी स्पर्श संघर्षीय है? तो च, छ, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से सभी संघर्षी व्यंजन है? तो सभी संघर्षी व्यंजन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर क्या है? स, श है। ये सारे संघर्षी व्यंजन हैं। क्या हैं ये? सारे संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी में च, छ, झ आएगा, और संघर्षी में आएगा स, श, स, ह आएगा, ठीक। किस विकल्प में द्विस्पष्ट व्यंजन है? तो किस विकल्प में द्विस्पष्ट व्यंजन है? तो उत्तर हो जाएगा ज और झ। क्या हो जाएगा? ज और झ। निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन है? निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो र है, इसे लुंठित भी कहा जाता है, ठीक। इनमें निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो य और व है। क्या होगा? य और व होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल है। निम्नलिखित में से काकल्य अलिजव्य ध्वनि कौन सी है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अ और ह। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानेंगे तो क्या होगा? देखिए इसके चारों हमें ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है क्या? अघोष अलप्राण निर्नुनासिक स्पर्श है और कंठ्य, सही है। 6 अघोष है, महाप्राण है, निर्नुनासिक है और स्पर्श संघर्षी है, सही है, तालव्य भी है। ट अघोष प्राण है, निर्नुनासिक है, स्पर्श है और मूर्धन्य व्यंजन, ये भी सही है। और घ अघोष है, महाप्राण है, निर्नुनासिक है, स्पर्श है और दंत नहीं, ये क्या है? कंठ्य। ध है तो दंत्य तो है ही, तो ये अघोष नहीं, शघोष होगा, ठीक। अगला देखिए प्रश्न है, किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है
कि स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अच्छा, तो अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार कहते हैं स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को। किसे कहते हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों। किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, उत्तर में तय तय का हो रहा है, बच्चा में चय चय का हो रहा है, पक्का में क्या क्या का। तो वल्गा में नहीं हुआ, वल्गा में संयुक्त वर्ण हुआ है, यानी दो अलग अलग वर्ण हैं। स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है। तो ये बात मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, सुनिए। स्वर रहित रै होता है ना, वो हमेशा कंधे पर होता है। ठीक, स्वर रहित वर्ण होता है वो हमेशा कंधे पर होता है, और स्वर सहित होता है ना, वो क्या होता है? हमेशा ही पैरों में लगा हुआ होता है। तो इसमें देखिए, त्रय में पैरों में लगा हुआ, ट्रय में भी लगा हुआ है, स्त्रु में लगा हुआ, तो निर्माण में क्या हो जाएगा? स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, स्वर रहित रै हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध है नाक व मुँह दोनों से होगा, नहीं कि नाक से होगा, नाक व मुँह दोनों से होता है। ठीक, 24वां प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय, वर्ग के, और तो उत्तर क्या होगा इसका? वर्ग के पंचमे अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अ कंठे ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ठीक है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर, ई संयुक्त स्वर नहीं है, ई केवल दीर्घ स्वर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ई संयुक्त स्वर, ई की जगह क्या आ जाए? ई दीर्घ स्वर है। ठीक, अगला प्रश्न है, इस विकल्प में मूर्धन्य ध्वनियाँ है? तो उत्तर हो जाए ट ठ ड ढ। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। ये मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बात कर रहे थे, सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो किस प्रकार के? कंठोष्ठ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो कौन सा वर्ण घोष है? तो द घोष है। कौन सा है? द घोष वर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से दंत्य, सघोष और महाप्राण व्यंजन है, तो ध हो जाएगा उत्तर इसका। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ध हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आगत ध्वनियों की संख्या है। विदेशी भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ कितनी हैं? तो विदेशी भाषा से ध्वनियाँ हैं वो 6 है, 5 तो उर्दू अरबी फारसी से है और 1 अंग्रेजी से है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से इस स्पर्श व्यंजन है, इस स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी आता तो श हो जाता, तो स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा? तो स्पर्श व्यंजन होगा 32 में वह, क्या होगा? वह, इस स्पर्श व्यंजन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य, तो दंतोष्ठ्य कौन सा होगा? तो दंतोष्ठ्य, इसमें उत्तर हो जाएगा अपना वह हो जाएगा और एक हो जाएगा फ। इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ्य व्यंजन भी कहते हैं। फ वो कौन सा? जो अरबी फारसी से हमने लिया है, उसे दंतोष्ठ्य माना गया। अगला, निम्नलिखित में से तालव्य स्वर है? तालव्य स्वर तो 2 ही हैं, ई ई। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य स्वर हैं? तो मूर्धन्य स्वर री एक ही आता है, इसके साथ अगर ली दिया जाता तो री दिया जाता तो वो भी गिन लेते, तो री किस में आएगा? मूर्धन्य स्वर में आता है। अगला प्रश्न है अपना 36 नंबर, किस विकल्प में अगत स्वर का प्रयोग हुआ है? तो अगत स्वर का प्रयोग तो सीधा दिख ही रहा है हमें, ऑक्सीजन में हुआ है, जो अंग्रेजी का ओ है वो आया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्ष्य ध्वनि है? तो वर्ष्य ध्वनि सारी है, न सहज है, ये सारी की सारी क्या है? वर्ष्य ध्वनियाँ हैं। इसके बाद है, हिंदी वर्णमाला में आगत ग्रहित स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में आगत ग्रहित स्वरों की संख्या, तो ग्रहित स्वर तो एक ही लिया गया है, जो ये है अंग्रेजी वाला, और जिसे डॉक्टर कॉलेज बोलते हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होगी? तो संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 ही है, और वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता ही है। कश कौन सी होगी? एक तो होगी कश, एक हो जाएगी त्र, एक हो जाएगी जिय, और एक हो जाएगी स्र। ये 4 ध्वनियाँ हैं, वो क्या है? संयुक्ताक्षर है।
फिर है अगला प्रश्न, ई की विशेषता है। तो ई की एक मिनट, हाँ, अड़े की विशेषता है। तो अड़े क्या है? ताड़न जात है। क्या है? ताड़न जात, जिसे विकसित भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या अड़े की विशेषता नहीं है, सॉरी प्रश्न को पढ़ा नहीं सही, अड़े की विशेषता नहीं है। तो ताड़न जात तो है, ये घोषवी और मूर्धन्य, ये क्या नहीं है? महाप्राण नहीं है। क्या नहीं है? ये महाप्राण नहीं है। उत्तर क्या होगा इसका? तो महाप्राण। अगला प्रश्न है, कौन से व्यंजन हिंदी में कोमल तालव्य हो गए? कौन से व्यंजन कोमल तालव्य हो गए? तो क ख ग घ। ठीक। अगला प्रश्न होगा अपना, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से ही निकलती है उन्हें कहते हैं निर्नुनासिकीय। क्या कहते हैं? निर्नुनासिकीय। किस विकल्प में दंतोष्ठ्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तो दंतोष्ठ्य ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो फेल में हुआ है। क्यों? जिसके नीचे नुक्ता लगा है ना, वो है। फल दिया है उसमें तो क्या होगा? कौन सा होगा? फल में तो हो गया आपका ये ओष्ठ्य, पढ़ाई में ओष्ठ्य भी है और मूर्धन्य भी है। फल में ओष्ठ्य और दंत्य हो गया, लड़का में दंत्य है, अड़य में मूर्धन्य हो गया और कै में कंठ्य हो गया। तो दंतोष्ठ्य केवल किस में हुआ है? फेल शब्द में हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है जी, व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होते हैं। तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होते हैं हमेशा ही घोष। क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तीसरे चौथे पांचवें क्या कहलाते हैं? घोष, सघोष भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व भाग में निकल जाती है? तो वो होता है लय, जिसे पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? तो तीनों से अलग है, तो ये स हो जाएगा। ठीक। ये कौन सा स माना जाता है? ये तालव्य श माना जाता है। इसे दंत्य श कहते हैं और ये जो स है इसे मूर्धन्य स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य स कहा जाता है। ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से है की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से है की विशेषता नहीं है, तो उत्तर होगा ये क्या होता है? ये घोष होता है। ठीक। ये महाप्राण होता है, ये काकल्य होता है। ठीक। लेकिन ये होता क्या नहीं है? तो स्पर्श संघर्षी नहीं होता। स्पर्शी जरूर, लेकिन संघर्षी नहीं होता। कई जगह स्पर्श संघर्षी भी दिया जाता है, लेकिन इसके आधार पर उत्तर हम स्पर्श संघर्षी करेंगे। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिंचाई। क्या हो जाएगा? सिंचाई। फिर है, निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन के बीच की ध्वनि है? तो यह क्या हो जाएगी? यह। क्यों? इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर है प्रश्न अपना अगला, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ताड़न जात ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो ताड़न जात ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, वो किस में हुआ है? वो केवल और केवल सड़क में हुआ है। किस में हुआ है? सड़क में हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर प्रश्नों की आपको क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और भी प्रश्न ऐसे बनाकर लेकर आएँ आपके लिए। धन्यवाद।